दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी फिलिस्तीन का जिक्र आता है तो लोग अपने अपने हिसाब से दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ईरान तो इजराइल से मुकाबला करना चाहता है, मगर बाकी मुस्लिम देश उसका साथ ही नहीं देते हैं। जबकि कुछ कहते हैं कि ये ड्रामा है, ईरान तो खुद मिला हुआ है। वही कुछ लोग सऊदी अरब, यूएई और इस तरह के ऐसे सारे ही अरब देशों को निशाने पर लेते हैं जो पिछले कुछ वक्त से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इजराइल की मुखालिफत करना तो दूर बल्कि उससे रिश्ते बना चुके हैं या फिर रिश्ते बनाने के लिए बेताब बैठे हैं। वहीं कुछ लोग मिडल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश टर्की के भी डबल स्टैंडर्ड पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इसके दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। मगर दोस्तों, आज के दौर में ये फिलिस्तीन और बाकी मुस्लिम देशों का पूरा मामला ऊपर से हम लोगों को जैसा नजर आता है, ये बिल्कुल वैसा है ही नहीं। अगर आप लोग फिलिस्तीन के पिछले 60 से 70 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। आप लोगों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस बड़ी मुस्लिम दुनिया में फिलिस्तीन का कोई एक गद्दार नहीं है, बल्कि इस हमाम में तो सारे के सारे नंगे हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के उस दौर से, जब यूरोप के इलाके में ऑलरेडी ज़ायनिज़्म विचारधारा के साथ अब यहूदियों की एक लॉबी ने बड़ी तेजी के साथ फिलिस्तीन के इलाके में अपनी स्टेट बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया था। उस दौर में ये पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की के अंडर में आया करता था। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उस्मानी तुर्कों ने जितनी ज्यादा कोशिश अपनी सल्तनत के इस खास इलाके को बचाने के लिए की, यानी कि फिलिस्तीन को बचाने के लिए, इतनी ज्यादा कोशिश उन्होंने किसी दूसरे इलाके को बचाने के लिए नहीं की थी। खास तौर से उस सल्तनत के जो आखिरी सरदार और ताकतवर सुल्तान थे यानी अब्दुल हमीद सनी, उनको तो हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी। कभी उनको धमकाया गया तो कभी बड़े बड़े लालच दिए गए, मगर किसी भी हालत में वो फिलिस्तीन जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जब तुर्कों की ये सल्तनत खत्म हुई तो फिलिस्तीन का इलाका भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में चला गया और इस तरह से अब यूरोप के इलाकों से स्पीड के साथ यहूदियों को बुलाकर यहाँ पर आबाद करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दौर में उस्मानी तुर्किश इस खास और मुकद्दर जमीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उसी दौर में मुस्लिम दुनिया की जो दो बड़ी ताकत है यानी कि अरब और ईरानी, ये दोनों ही वेस्टर्न कैंप में थे। ईरान तो इसीलिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर के इशारे पर ही चलता था, जबकि अरब के शरीफ से मक्का को तो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लालच दे दिया गया था कि अगर तुम ऑटोमन एम्पायर से गद्दारी करते हो, इनको तोड़ने में, इनको खत्म करने में हमारी मदद करते हो, तो तुमको एक बड़ी अरब रियासत दी जाएगी, जिसमें सिर्फ आज के दौर का सऊदी अरब नहीं बल्कि इराक, सीरिया, फिलिस्तीन का ये पूरा इलाका, जॉर्डन, यमन यानी कि पूरा का पूरा अरब ही होगा। तो अब जाहिर है अगर ऐसी सल्तनत को हासिल करना था तो उनका ध्यान फिलिस्तीन पर क्या ही जाता। वो तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे जासूसों के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों के ही टुकड़े करने में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आते हैं 1948 पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी और ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से फाइनली इजराइल को बनाने का ऐलान कर दिया गया। अरब के बिल्कुल सीने पर एक यहूदी स्टेट का ऐलान होना था कि मानो उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्टर्न ताकतें उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। फिलहाल फौरन अरब देशों की तरफ से उसे इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी गई कि जिसके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा था। सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि फिर अगले 20 से 30 साल के अंदर इन अलग अलग अरब देशों ने इजराइल के साथ कई जंग लड़ी। मगर यहाँ पर एक बार फिर से नोटिस करने वाली बात यही है कि जब इन सारे अरब देशों ने अपनी इस मुकद्दर जमीन फिलिस्तीन को बचाने का बेड़ा उठाया तो बिल्कुल पहले की तरह ही मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी ताकतों में से 2 बाकी बची हुई ताकतें खुद अरब देशों के खिलाफ थी, यानी कि इजराइल की तरफ, या और आसान भाषा में कहूँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ खड़ी हुई थी। इन 2 ताकतों में से एक तो ईरान ही था, जो जाहिर है अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ही में था। उसकी हुकूमत भी अमेरिका के इशारे पर ही चला करती थी। जबकि दूसरा वो तुर्की देश था,
कि जिसने किसी दौर में इस जमीन को बचाने के लिए अरब देशों से भी कई ज्यादा कोशिश की थी, मगर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये जो पूरे 20 से 25 साल का अरसा था, इसमें सब कुछ बदल चुका था। तुर्की नए नेता आतातुर्क की वजह से इतना ज्यादा सेकुलर बन चुका था कि इस्लाम से जुड़ी हुई ज्यादातर चीज तो वहां पर बैन तक कर दी गई थी। इवन 1948 में जब इजराइल को बनाने का ऐलान किया गया तो तुर्की ही दुनिया का वो पहला मुस्लिम देश था कि जिसने इसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों, अब हम आते हैं साल 1979 पर कि जब ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ और क्रांति के जरिए से उसे हुकूमत को ही उखाड़ कर फेंक दिया गया कि जो लंबे वक्त से अमेरिका के अंडर में चला करती थी, यानी कि उसको अमेरिका से ही कंट्रोल किया जाता था। सेकुलर ईरान को एक मुस्लिम देश में बदल दिया गया, शारिया लॉ कायम किया गया और अयातुल्ला खुमानी बने इस देश के पहले सुप्रीम लीडर। मगर साथ ही इन्होंने उसे फलस्तीनियन कोर्स को, यानी कि फिलिस्तीन की उसे आज़ादी की मुहिम को भी अपने हाथों में ले लिया कि जिसको ऑलरेडी अरब देश छोड़ चुके थे। तो तुर्कों और अरब देशों के बाद अब ये मामला ईरान के पास आया और तब से लेकर आज तक लगातार जब 40 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, ईरान ही इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है। मगर किस्मत का सितम देखिए कि पिछली 2 बार की तरह ही इस बार भी फिलिस्तीन के इस मैटर पर मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी और अहम ताकतों में से 2 ताकतें ईरान के बिल्कुल अपोजिट नजर आती है। और इस बार वो टर्की की और ईरान की बजाय तुर्की और अरब दुनिया है। सीधा सा मतलब यही है कि पूरे इतिहास में कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि जब फिलिस्तीन को पूरी मुस्लिम दुनिया का एक साथ सपोर्ट मिला हो। एक ताकत में सपोर्ट किया तो फिर दूसरे ने छोड़ दिया, और दूसरे ने किया तो तीसरे ने छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि तुर्की और बाकी अब दुनिया की तरह ईरान ने अभी तक फिलिस्तीन के लिए कोई डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ी है, लेकिन हाँ, ईरान ने फिलिस्तीन लोगों पर एक एहसान जरूर ऐसा किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और वो एहसान है फिलिस्तीन की आज़ादी की मुहिम को एक वर्ल्ड वाइड पहचान देना। दरअसल जिस दौर में अब लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे, उस दौर में ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल इलाके का मैटर माना जाता था, या ये कह सकते हैं कि इसको अरब देशों की लड़ाई ही कहा जाता था। लेकिन जब से ईरान ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया तो जाहिर है उस सवाल तो किया गया कि भाई ये तो अरब देशों का मैटर है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो। तो उसका यही जवाब था कि ये अरब देशों का मैटर नहीं, बल्कि ये तो मुसलमान का मैटर है, पूरी दुनिया के मुसलमान का मैटर है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा मौजूद है जो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस जगह मानी जाती है। और तब से ही धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मैटर हो रहा हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फिलिस्तीन में कुछ भी होता है तो दुनिया के हर इलाके में रहने वाला मुसलमान फौरन खड़ा हो जाता है अपने इसी मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए। उस दौर में पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमानी ने रमजान के आखिरी जुमे, जिसको हम अलविदा के नाम से जानते हैं, उस दिन कुड्स डे मनाने का भी ऐलान किया। तब से अब तक जब भी रमजान का आखिरी जुमा आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको कुड्स डे के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई कभी ऐसा होता कि मुस्लिम दुनिया की ये तीनों ही बड़ी रीजनल पावर फिलिस्तीन को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है, तभी क्या ऐसे ही हालात होते जैसे आज हैं, या फिर फिलिस्तीन की तस्वीर कुछ और नजर आती? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देकर जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।